हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, हम लोगों के क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि चैप्टर का नाम क्या है आपके? चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? नियंत्रण एवं समन्वय। तो आपको इस चैप्टर में हम लोगों के शरीर में होने वाले सभी क्रियाकलापों का नियंत्रण कैसे होता है और कैसे हमारी बॉडी के अंदर के जो अंग हैं वो सूचनाओं को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, जिससे हमारे सारे काम हम कर पाते हैं। तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? बेसिकली आपको नियंत्रण और समन्वय पढ़ना है। तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है और आपको अपने माइंड के बारे में पढ़ना है। नर्वस सिस्टम के बारे में मतलब आपको न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है। नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा तंत्रिका कोशिका से मिलकर के बनता है, तो उसके बारे में पढ़ना है। और आपको न्यूरॉन्स की संरचना के बारे में, आपको ब्रेन की संरचना के बारे में भी पढ़ना है। कल के सेशन में हमने बात कर ली थी कि स्टिमुलाई क्या होते हैं। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के प्रति जब सजीव रिस्पॉन्ड करता है तो उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। उसके कुछ कारण हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं ऊष्मा, हीट यानी कि ताप, कोल्ड यानी कि ठंडक, साउंड यानी कि ध्वनि, जिसको हम कहते हैं ध्वनि, आवाज, स्मेल यानी कि महक, कैसी भी महक, खुशबू या मतलब गुड स्मेल और बैड स्मेल बोथ, टेस्ट यानी कि स्वाद, आपका टच यानी कि कोई भी चीज आप छू रहे हैं तो छूना, आपका प्रेशर यानी कि दबाव, आपका ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, और पानी, वाटर यानी कि पानी। तो इतनी सारी चीजें हैं, इसमें हमने अलग अलग कल चर्चा कर ली थी कि ये सारे कारण हैं जिसके कारण हमारा शरीर क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्रतिक्रिया होती है वो बॉडी मूवमेंट के रूप में होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, यानी कि ये जो स्टिमुलाई हैं इनके प्रति हमारा शरीर जो है गति के रूप में प्रतिक्रिया देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि यदि हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हम तेजी से अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं, लेकिन ऐसा हम जानबूझकर नहीं करते, ऑटोमेटिकली हम अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो शरीर में गति हो रही है लेकिन उसके लिए हमने स्पेशली सोचा नहीं, वो अपने आप हो रही। तो क्या ऐसा हुआ कि हमने हाथ से जैसे ही किसी गर्म बर्तन को टच किया, हमारे हाथ से वो सूचना कहाँ पहुंची जिसने ये डायरेक्ट किया कि हाथ को पीछे खींचना है, और उसके बाद विद इन सेकेंड्स क्या घटना हुई कि गर्म बर्तन को छूते ही हमारा हाथ जो है अपने आप को उसने पीछे खींच लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ये कहते हैं कि जो स्टिमुलाई हैं उनके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस रूप में? मूवमेंट के रूप में। समझ में आया? कोऑर्डिनेशन क्या है? कंट्रोल का मतलब आप सभी को पता चल गया, नियंत्रण। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? समन्वय। समन्वय का मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर रिस्पॉन्स के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो मिल करके हमारे शरीर में एक साथ मिल करके काम करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारा जो शरीर है वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कोशिकाएं यूज होती हैं बनने के लिए। मसल्स के लिए मांसपेशियां यूज होती हैं बनने के लिए। हमारी हृदय को बनाने के लिए कार्डियक मसल्स का यूज होता है, तो उसके अंदर यूज होने वाली कोशिकाएं अलग प्रकार की होती हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र को बनाने के लिए न्यूरॉन्स का प्रयोग होता है, यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं का प्रयोग होता है। तो कोऑर्डिनेशन में क्या समझेंगे आप कि किसी भी काम को करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग अंग हैं वो मिल करके एक साथ
किसी भी कार्य को परफॉर्म करते हैं, तभी हम उस स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स दे पाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपका एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है ना, जो पागल है, मान लीजिए कोई पागल है, तो जो पागल है उसको ये पता भी नहीं चलेगा कि आग है तो आग में हाथ डालने से हाथ जल सकता है, या आग में हाथ डालने से वो अपना हाथ पीछे को नहीं खींचता। तो क्या ऐसा है कि सामान्य व्यक्ति अपने हाथ को पीछे खींच लेता है, लेकिन जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में कहीं कोई प्रॉब्लम है वो पीछे अपना हाथ नहीं खींच पाता, मतलब वो अपना हाथ जला लेगा। तो क्या अंतर है सामान्य व्यक्ति में और उस दिक्कत वाले व्यक्ति में? वो अंतर जो है वो मस्तिष्क में कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब हमारे शरीर के सारे अंग एक साथ मिल करके किसी भी काम को परफॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन करना, समन्वय करना। यानी अलग अलग काम को करने के लिए शरीर के अलग अलग अंग जो है वो क्या होते हैं, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ करके उस काम को परफॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं समन्वय। जैसे देश चल रहा है तो भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, प्रधानमंत्री जी मंत्रियों के साथ मिल करके समन्वय करके तब सरकार चला पा रहे हैं। ठीक उसी तरह से एग्जाम्पल के रूप में हमने ले लिया, तो आप बिल्कुल ये सोचिए कि हमारे शरीर के अंदर की जो मशीनरी है वो भी अलग अलग अंग हैं बहुत सारे, और सारे अलग अलग अंग मिल करके जब एक साथ समन्वय बैठा करके काम करते हैं, तभी हमारे शरीर का कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो पाता है। तो फॉर अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस मेनी ऑर्गन्स इन द बॉडी शुड वर्क टुगेदर। यानी कि अगर हमारे शरीर के अलग अलग काम को एक अलग अलग अंगों को एक साथ मिल करके कोई काम करना हो, तभी हमारा शरीर जो है सही तरीके से क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है या प्रतिक्रिया देता है किसी भी स्टिमुलस के प्रति। The working together of various organs in an organism to produce a proper response to a stimulus is called coordination। अब कहना क्या चाह रहा है कि मतलब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, समन्वय का मतलब क्या है? जब हमारे शरीर के किसी भी जीव के, हमारे शरीर के या किसी भी जीव के अलग अलग ऑर्गन्स एक साथ मिल करके कोई काम करें जिससे एक प्रॉपर रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर सके किसी भी स्टिमुलस के प्रति, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, समन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं, ठीक है। एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जो है वो किसके द्वारा परफॉर्म होता है? हम जंतुओं की बात यदि करें तो जंतुओं में, एनिमल्स में, जंतुओं में जो है नियंत्रण और समन्वय ये परफॉर्म होता है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा और अंतःस्रावी ग्रंथ के द्वारा। अंतःस्रावी तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा ये नियंत्रण और समन्वय का काम हमारे शरीर में होता है। या विभिन्न प्रकार के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथ के कारण ही, अंतःस्रावी तंत्र के कारण ही ये नियंत्रण और समन्वय का काम होता है। पर पौधों में ये काम कैसे होता है? पौधों की यदि हम बात करें तो पौधों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, पौधों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि पौधों में नियंत्रण और समन्वय का काम जो है वो कुछ रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? पादप हार्मोन कहते हैं। अब यदि हम सामान्य तौर पे कहें तो एंडोक्राइन सिस्टम में भी क्या चीज सिक्रीट होती है? एंडोक्राइन सिस्टम में भी अलग अलग तरीके के हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो कहीं ना कहीं जंतुओं में भी हार्मोन्स जो हैं वो उत्तरदायी होते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए, समन्वय के लिए और नियंत्रण के लिए।
लेकिन सामान्य तौर पर पौधों में सीधे तौर पर प्लांट हार्मोन्स ही कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का रीजन होते हैं, यानी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। पादप हार्मोन क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि पौधों में होने वाले सभी क्रियाकलाप, पौधों की वृद्धि से लेकर के पौधों के अंदर फ्लावरिंग होने के लिए, फ्रूट्स के बनने के लिए, पौधों के अंदर तने को मोटा होने के लिए, पौधे की ग्रोथ के लिए, यानी हर काम के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, उसके सबके लिए क्या उत्तरदायी होते हैं? पादप हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं, जो अलग अलग समय पे सिक्रीट होते हैं और उनका वो केमिकल से बने हुए होते हैं, यानी कि रासायनिक पदार्थ होते हैं। पादप हार्मोन्स जो है वो क्या है? फाइटो हार्मोन्स भी कहलाते हैं और सामान्य तौर पर ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में बच्चों आप सभी ने जाना कि जंतुओं में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो परफॉर्म किया जाता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? प्लांट हार्मोन्स के द्वारा, जो कि केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, और उन प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, यानी कि एनिमल्स में, जंतुओं में ये समन्वय जो है ये किस तरह से परफॉर्म होता है? इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय का काम जो है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब ये जो तंत्रिका तंत्र है और अंतःस्रावी तंत्र है, इसमें कौन कौन से पार्ट आ गए जिसके बारे में आपको पढ़ना है? नर्वस सिस्टम में, मतलब जो तंत्रिका तंत्र है पूरा, उसमें आपके कौन कौन से मुख्य भाग शामिल हैं? हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जिसे हम मेरुरज्जु कहते हैं, और हमारा नर्व्स। 3 पार्ट्स हैं। क्या क्या? मस्तिष्क, क्या क्या है? आपका मस्तिष्क है, आपका मेरुरज्जु है यानी कि मेरुरज्जु है, और आपका तंत्रिकाएं हैं, नर्व्स जिन्हें हम न्यूरॉन्स कह सकते हैं, नर्व्स जिन्हें हम अलग से ही इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स पे काम करते हैं। कोशिका के बारे में आप सभी क्लास 10th में हैं, क्लास 9th में मैंने आपको पढ़ाया था कि कोशिकाओं में एक मतलब सारी कोशिकाएं क्या करती हैं? अपने आप का मरम्मत करती रहती हैं, रख रखाव करती हैं, अपने नंबर्स को बढ़ाती रहती हैं, डिवाइड करती रहती हैं। पर जो ये नर्व्स होती हैं, ये जो नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं बच्चों, ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं? नॉन डिवाइडिंग सेल्स, यानी कि ये अपने आप को विभाजित नहीं करती, रिपेयर भी नहीं करती। सामान्य तौर पर इसीलिए ब्रेन में या मस्तिष्क में चोट लगने पर यदि ज्यादा लग जाए तो वो वापस से रिवर्स बैक नहीं होता, यानी वो कोशिकाएं रिप्लेस होकर के नई कोशिकाएं नहीं बन पाती हैं और उनके अंदर विभाजित होने की भी क्षमता नहीं होती। जो कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं वो क्या करती हैं? वो अपने आप को रिप्लेस करके वहां पर नई कोशिकाएं आ जाती हैं। लेकिन नर्व्स के अंदर जो है ये विभाजन की क्वालिटी नहीं होती है, इसीलिए ईश्वर ने नर्व्स जहाँ पे होती हैं, सामान्य तौर पर मस्तिष्क में पाई जाने वाली जो नर्व्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए स्कल दिया गया है ना। जो हमारा दिमाग है वो किस ढांचे के अंदर मौजूद है? खोपड़ी के अंदर है ना। तो स्कल जो है वो बहुत हार्ड पार्ट होता है, ब्रेन की सुरक्षा के लिए ही सामान्य तौर पर वो होता है। तो ये जो नर्वस सिस्टम है बच्चों, इसमें 3 चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। आपको ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है, आपको
स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से शुरू होती है? आपकी गर्दन से लेकर के और नीचे की हड्डी तक, कमर तक जाती है वो पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम वर्टिब्रा कहते हैं। हमारी जो पीछे की हड्डी होती है, पीछे की हड्डी होती है जिसे हम मेरुरज्जु कहते हैं, उसमें और आपका नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें आएंगी? ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगा और नर्व्स आएंगी, है ना। तो इसमें कुछ, जैसे मैंने आपको कल के सेशन में ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया था कि हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। हमारा कान है, हमारी नाक है, हमारी आंखें हैं, हमारी टंग है और हमारा स्किन है। हमारी नाक, कान, आंखें, जिह्वा और त्वचा। तो ये जो अलग अलग 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये सेंसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं? सूचनाओं को मतलब कुछ कौन सी टेक्निक से सूचनाओं को वो कहाँ पहुंचाते हैं जिससे रिस्पॉन्स होता है, हमारा शरीर गति के रूप में रिस्पॉन्स करता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, है ना। जो मस्तिष्क होता है हमारा, हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में मुख्यतः 3 चीजें पाई जाती है। आपका मस्तिष्क पाया जाता है, मेरुरज्जु पाया जाता है और तंत्रिका पाई जाती है। तो मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका के बारे में हम सभी जानेंगे। जो भी हमने बच्चों सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में, जिन हम ज्ञानेंद्रियों के बारे में बात करी, उन ज्ञानेंद्रियों में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि रिसेप्टर्स यानी कोई भी चीज को रिसीव करने वाले। रिसेप्टर्स का मतलब क्या होता है? किसी भी सूचना को रिसीव करने वालों को हम रिसेप्टर्स कहते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे रिसेप्टर्स एक्चुअल में क्या होते हैं। रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं? ग्राही तंत्र जिन्हें हम कहते हैं, are the sense organs which receive the stimuli and pass the message to the brain or spinal cord through the sensory nerves। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि हमारे पास जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे पास जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जिनमें मैंने आपको 5 सेंस ऑर्गन्स के नाम दिए, ये 5 सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? स्टिमुलाई को रिसीव कर लेते हैं, है ना। रिसीव करके पहुंचा देते हैं कहाँ तक? ब्रेन तक, यानी कि मस्तिष्क तक पहुंचा देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा देते हैं। किसके थ्रू पहुंचा देते हैं? नर्व्स के थ्रू पहुंचा देते हैं, है ना। तो ये रिसेप्टर्स हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अगर सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, मैंने आपको बताया था कल कि कोविड के टाइम में मुख्य रूप से लक्षण देखा गया कि लोगों का स्वाद चला गया, लोगों की सूंघने की शक्ति, घ्राण शक्ति चली गई। स्वाद जाने का मतलब क्या हुआ कि जो उस रोगी व्यक्ति की जीभ पे जो रिसेप्टर्स मौजूद थे, उनकी वर्किंग प्रभावित हुई। नाक से स्मेल चले जाने का मतलब क्या हुआ कि नासिका के अंदर का जो पार्ट था, जो स्मेल को रिसीव करके हमें अनुभव करा रहा था, उस रिसेप्टर की मतलब जो वर्किंग क्वालिटी थी वो प्रभावित हो गई। तो रिसेप्टर्स जो हैं ऐसे होते हैं कि जब हम कोई चीज, मान लीजिए हम किसी चीज को टच कर रहे हैं, कोई ध्वनि सुन रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं, कोई चीज सूंघ रहे हैं या कोई चीज खा रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं, तो हम कुछ भी खाएं, अगर हमारी टंग पे मौजूद रिसेप्टर्स नहीं ठीक काम कर रहे हैं तो हम उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे। आपने सभी ने देखा है जुकाम होने पर महक हम नहीं ले पाते हैं, नाक बंद हो गई ऐसा बोलते हैं। तो सामान्य तौर पर क्या है, अगर हम कोई चीज सूंघ रहे हैं, है ना, और उसकी महक हमें नहीं आ रही है, इसका मतलब हमारी नाक के अंदर जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमको ऐसा महक तो है, महक अगर बात, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यंजन है, पूड़ी तली जा रही है, सबको महक आ रही है उसकी, पर किसी एक विशेष व्यक्ति है उसको महक नहीं आ रही है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि पूड़ी बन रही है। तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि उसकी नाक में जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो ठीक तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो उस महक का अनुभव नहीं कर रहा है। महक तो अपनी जगह पे है, लेकिन वो व्यक्ति उस महक का अनुभव नहीं कर पा रहा है। तो रिसेप्टर्स का मतलब समझ में आ गया। रिसेप्टर्स का मतलब होता है ग्राही अंग, हमारा ग्राही तंत्र होता है जो
हम किसी भी तरीके के सेंसरी ऑर्गन से जब किसी भी तरीके की सूचना को पाता है हमारा शरीर, तो हम उसको अनुभव कैसे करते हैं, वो रिसेप्टर्स की वर्किंग क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो जैसे हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो पांचों सेंस ऑर्गन्स में अलग अलग 5 प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। आपका पहला नंबर का रिसेप्टर है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स हमारी आईज में होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स जो है वो हमारी आंखों में होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं, यानी ये प्रकाश में अपना काम करते हैं। फोनो रिसेप्टर्स ये दूसरे प्रकार के रिसेप्टर्स हैं जो हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, कान में। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कान में पाए जाते हैं। देखिए अब यहीं पे आपको पांचों ज्ञानेंद्रियों का नाम लिख के आ जाएगा। आंख में फोटो रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं, कान में फोनो रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो ध्वनि को डिटेक्ट करते हैं, जो किसको क्या करते हैं, साउंड को डिटेक्ट करते हैं, ध्वनि को महसूस करवाते हैं हमें। जैसे अगर हमारे फोनो रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे फोनो रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे हैं तो कोई कितना भी चिल्ला रहा होगा हमें सुनाई नहीं पड़ेगा। और सामान्य तौर पर अगर हमारे फोनो रिसेप्टर्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं तो धीरे से बुलाने पर भी व्यक्ति को सुनाई पड़ जाता है। तो फोनो रिसेप्टर्स का क्या काम है, मतलब आवाज को हम सुन सकें और उसको हम अनुभव कर सकें, ये काम जो है ये कौन करते हैं, फोनो रिसेप्टर्स के द्वारा होता है। ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं ये हमारी नाक में मौजूद होते हैं। कहाँ पे मौजूद होते हैं, नाक में, यानी कि ये हमारी सूंघने की शक्ति को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं ये स्मेल को, यानी कि महक को ये पॉइंट आउट करते हैं, महक को ये डिटेक्ट करते हैं। तो ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स जो है कहाँ मौजूद होते हैं, हमारे आंतरिक नासिका में ये मौजूद होते हैं। उसके अलावा टंग पे, हमारी जिह्वा पे कौन से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कहाँ पे, जिह्वा पे, जिह्वा पे पाए जाते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ये क्या होता है, ये हमारे जैसे जीभ की आपको मैंने संरचना बताई थी, जब हम पाचन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको टंग की संरचना बताई थी कि जीभ जो होती है उसका, जैसे मान लीजिए ये आपकी टंग है, ये आपकी टंग है ना, तो इसका अलग अलग पार्ट मैंने आपको शो किया था। यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स हैं। तो इनमें अलग अलग पार्ट्स में जो रिसेप्टर्स हैं उससे अलग अलग स्वाद का अनुभव होता है। आप सभी को पता है कि मीठे को अनुभव करने के लिए हमारी जीभ का एक स्पेशल पार्ट जो है वो योगदान करता है। अगर हम कोई कड़वी चीज खा रहे हैं, कोई तीखी चीज खा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे जीभ का अलग हिस्सा उत्तरदायी है। अगर हम कोई खट्टी चीज खा रहे हैं तो उसको महसूस करने के लिए हमारे जीभ का अलग हिस्सा उत्तरदायी है। यानी कि हमारी जिह्वा पे पाए जाने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि जो हमें स्वाद का अनुभव करवाते हैं, है ना। जब ये रिसेप्टर्स, जिसे हम स्वाद ग्रंथियां भी कहते हैं, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ये अगर ठीक तरीके से प्रॉपर वर्किंग में ना हो तो हमें स्वाद का अनुभव नहीं हो पाता है। और आपकी स्किन पे पाए जाने वाले जो रिसेप्टर्स हैं, जो टच को, जो आपके छूने को अनुभव करते हैं, अगर मान लीजिए आपका शरीर है और आपके टैंगो रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो कोई आपको टच करेगा तो आपको महसूस नहीं होगा। यानी कि टच को महसूस करने के लिए हमारे स्किन में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, टैंगो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो आप सभी ने देखा कि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ पे मौजूद हैं, हमारे पांचों सेंस ऑर्गन्स पे मौजूद हैं। कहाँ पे मौजूद हैं, पांचों सेंस ऑर्गन्स पे ये मौजूद है। 5 सेंस ऑर्गन्स में 5 तरीके के ग्राही अंग होते हैं जिन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उस सूचना को ग्रहण करने का काम करते हैं जो हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों में अलग अलग मौजूद हैं। तो इनके नाम सभी बच्चे नोट कर लेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में मैंने आपको ज्ञानेंद्रियों का नाम दिया है, ठीक ऐसे भी आप डैश लगा लगा के स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए आपकी
साउंड को डिटेक्ट करने के लिए, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए किस प्रकार के रिसेप्टर्स का इस्तेमाल करता है हमारा शरीर, ये आपको नोट करना है। रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? रिसेप्टर्स को हम ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राही कहते हैं। मतलब सूचना को रिसीव करने का, सूचना को ग्रहण करने का काम जो कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? रिसेप्टर्स कहलाते हैं। हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों में अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर्स हैं जो अलग अलग प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। हमारी आंखें जो हैं वो लाइट को डिटेक्ट करती हैं, उनके लिए फोटो रिसेप्टर्स उत्तरदायी हैं। हमारे कान ध्वनि को डिटेक्ट करते हैं, ध्वनि को हम पहचान पाते हैं और सोचिए उसमें हम अंतर भी कर पाते हैं। इवन इतने सारे गाने हम सुनते हैं, गाने सुन करके हम गायक की आवाज को डिटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3 आवाज को डिटेक्ट कर सकते हैं। बॉलीवुड के जितने भी गाने हैं अलग अलग सिंगर्स के द्वारा गाए गए, हम डिटेक्ट कर सकते हैं ये मन्ना डे की आवाज है, ये अमिताभ बच्चन की आवाज है, ये शाहरुख खान की आवाज है, ये किसी दूसरे गायक की आवाज है, ये लता मंगेशकर की आवाज है। तो मतलब कितना ज्यादा पावरफुल ये फोनो रिसेप्टर्स होते हैं जो ध्वनि को सुनते हैं, अलग अलग ध्वनि को पहचान भी पाते हैं और उस ध्वनि की हम गिनती नहीं कर सकते कि हम कितने तरीके की ध्वनि को पहचान सकते हैं। शेर की दहाड़ है, कुत्ते की भौं भौं है, बिल्ली की म्याऊं है, आपका बकरी की अलग आवाज है, गाय की अलग आवाज है, आपके सांप की सरसराहट की अलग आवाज है। हर चीज हम महसूस कर सकते हैं। आदमी की आवाज अलग है, औरत की आवाज अलग है, बच्चों की आवाज अलग है। अब अलग अलग आपके पास अगर 4-5 बच्चे हैं तो उन बच्चों की आवाजों में भी आप अंतर कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि अभी इस बच्चे ने आवाज लगाई है और थोड़ी देर बाद अगर दूसरा कोई बच्चा पुकारता है तो आप बिल्कुल जान जाएंगे कि हाँ किसी दूसरे बच्चे ने। और उस बच्चे का, आप अगर उस बच्चे को पहचानते हैं तो आप बहुत बार आवाज से भी पहचान पाते हैं, है ना। ऑनलाइन क्लासेस में ज्यादातर क्या हुआ, बच्चों की आवाज से टीचर्स जो है उनको पहचानने लगे थे। चित्र ना भी दिखाई पड़ रहा हो, फोटो ना भी दिख रहा हो, तो बच्चों की आवाज से टीचर्स पहचानने लगे थे कि ये कौन सा बच्चा है। तो इसके लिए क्या है कि फोनो रिसेप्टर्स, अब रिसेप्टर्स कितने एडवांस हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये आप महसूस कर सकते हैं। मैंने ध्वनि के बारे में आपको बताया कि अलग अलग प्रकार की असंख्य ध्वनियों को हम पहचान पाते हैं और उनके प्रति हम उसको रिसीव करने के बाद उनके प्रति हम प्रतिक्रिया दे पाते हैं। तो ये काम कौन करता है? हमारे कान में, आंतरिक कर्ण में मौजूद जो फोनो रिसेप्टर्स हैं वो ये काम को परफॉर्म करते हैं। हमारी नाक में यानी कि अंदरूनी नासिका में महक को अनुभव करने वाली ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी नाक में क्या करते हैं, कोई भी स्मेल है। अब गुलाब का फूल, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि गुलाब के फूल में बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो जैसे हमारी नाक गुलाब के फूल को सूंघती है, उस सूचना को ग्रहण करती है, वो सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है और हमारे मस्तिष्क से ये डायरेक्शन मिलता है कि क्या हो, मूड अच्छा हो जाए। गुलाब को सूंघ करके आपने कभी नहीं महसूस किया होगा कि आपको गुलाब का फूल सूंघने को दिया गया और गुलाब का फूल सूंघने के बाद आपको गुस्सा आ गया हो। कभी भी क्या इमेजिन किया आपने कि कभी ऐसा हुआ हो कि किसी को गुलाब का फूल दिया गया हो और गुलाब के फूल को स्मेल करने के बाद क्या हुआ हो, उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया हो? ऐसा क्यों नहीं होता है? गुलाब के फूल को सूंघने पर गुस्सा क्यों नहीं आता और कचरे की दुर्गंध को सूंघने पर हम बहुत ज्यादा खुश क्यों नहीं होते हैं? क्या रीजन है ना? तो कारण समझना पड़ेगा। जैसे हम नाक से सूंघ रहे हैं, हमारे पास रिसेप्टर्स हैं ऑल्फैक्टरी, तो ये भी क्या है, ये अलग अलग सुगंध को डिटेक्ट कर पाने में सक्षम है। मतलब अगर अच्छी सुगंध है ना, तो उसको क्या करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। आप सभी को पता है। तो ये जो हम अच्छा महसूस करते हैं ये किस कारण से हो पाता है, ये किस तरीके से हो पाता है? कोई दुर्गंध है, कहीं कूड़ा कचरा सड़ रहा है, कोई दुर्गंध है, तो दुर्गंध को हम जब
गलती से भी चले जाए, सूंघ लें, सीवर लाइन है या कोई कूड़े कचरे की दुर्गंध है, तो उसको सूंघ के हमें बुरा क्यों महसूस होता है? क्यों गुलाब को सूंघ के हम अच्छा महसूस करते हैं? क्यों दुर्गंध को अगर हमारे नाक में चली जाए तो बुरा महसूस करते हैं? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो ये 5 प्रकार के रिसेप्टर्स हैं जो ग्राही हैं, जो हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। नियंत्रण और समन्वय के इस चैप्टर में आगे की कक्षाओं में हम और बहुत कुछ पढ़ेंगे। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका के बारे में खास तौर से हमें पढ़ना है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।